बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। कल आप लोगों ने मार्क्स के वर्ग की अवधारणा पढ़ी। अब यहाँ हम जो मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा है, तो वर्ग संघर्ष क्यों होता है और मार्क्स ने क्या माना। आपको कल समझ में आया कि वर्ग क्या है, समान सामाजिक स्थिति वाले, और मार्क्स ने कहा कि समान आर्थिक स्थिति वाले। जिनकी समान आर्थिक स्थिति है, मार्क्स वर्गों का आधार आर्थिक मानते थे। इसलिए वो मानते थे कि जब तक वर्ग व्यवस्था तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक कि उत्पादन के साधनों पर किसी विशेष वर्ग का अधिकार न हो जाए। अब वर्ग संघर्ष क्या है और वर्ग संघर्ष क्यों होता है। मार्क्स ने अपने ग्रंथ का शुभारंभ इन शब्दों के साथ किया कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, अर्थात आदिम समाज से लेकर और ये आधुनिक समाज तक ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें किन्हीं न किन्हीं वजह से झगड़े नहीं होते हों या आपस में मतभेद नहीं होते हों, और बड़ा प्रत्येक व्यक्ति के पास, जिसके पास अपना शारीरिक श्रम है, और जब उसे अपना अधिकार जो शारीरिक श्रम के अनुरूप नहीं मिलता तो वही संघर्ष का कारण बनता है। आधुनिक युग में समाज में हमें बहुत सारे वर्ग दिखाई दे रहे हैं। मार्क्स ने इन सभी वर्गों को पूंजीपति और श्रमिक दो वर्गों का रूप माना। मार्क्स ने केवल दो ही वर्ग कहा, शोषित और शोषक, पूंजीपति और श्रमिक, और सर्वहारा वर्ग। यहाँ वो कहते हैं जब शोषित वर्ग की पीड़ा असहनीय हो जाती है, अर्थात जब समाज में शोषक वर्ग की शोषक नीति इतनी बढ़ जाए कि शोषित वर्ग सामंजस्य न कर पाए, तब वह विवश होकर उनके विरुद्ध आवाज़ उठाता है, जो संघर्ष के रूप में हमारे सामने आती है। यानी जो एक वर्ग है जिसके पास शारीरिक श्रम की अथाह क्षमता है, उसने उनके साथ मिलकर बहुत सारा कार्य किया, लेकिन जब उत्पादन हो गया तब उन्होंने, पूंजीपति ने या जो उनसे उच्च वर्ग था, उन्होंने उन्हें उनके श्रम का पूरा पारिश्रमिक नहीं दिया। तो ऐसा आज से नहीं हो रहा है, उनका मानना है बहुत वर्षों से ऐसा हो रहा है, और अब वे सह सहकर थक गए हैं, इसलिए वो उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए विवश हो रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल से प्रत्येक समाज में दोनों वर्गों के बीच कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप में निरंतर संघर्ष होता आया है, और इस संघर्ष के फलस्वरूप एक नए युग का जन्म होता है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष उसी इतिहास को समझने का एक जरिया है। अब समाज में संघर्ष क्यों होता है। अभी आपने जाना कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण करता है, तो दूसरा वर्ग भी अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर सामने आता है, और यहीं से संघर्ष प्रारंभ होता है। वर्ग संघर्ष से ही समाज के विकास का क्रम जुड़ा है, एवं वर्गों का निर्माण और पतन भी आर्थिक हितों के आधार पर होता है। मार्क्स उस वर्ग को जिसके पास उत्पादन के समस्त साधन होते हैं तथा वह बल प्रयोग द्वारा समाज पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है, बुजुर्गा वर्ग कहता है ना, जिसको हम पूंजीपति कह रहे हैं, वही है शोषक कह रहे हैं। तथा वह वर्ग जिसके पास सिर्फ अपना श्रम होता है एवं जो इनकी दया पर निर्भर है, या वह अपना जीवन यापन स्वयं नहीं कर सकता, उसे सर्वहारा वर्ग। यानी उन्होंने कहा कि अब तक के समाज में सिर्फ दो ही वर्ग हैं, एक शोषक और शोषित, और बुजुर्गा और सर्वहारा, और पूंजीपति और श्रमिक। इन्हीं को हम अमीर और निर्धन बोल सकते हैं। मार्क्स ने स्वयं स्वीकार किया कि वह वर्ग जो समाज की शोषक भौतिक शक्ति होता है, साथ ही समाज की बौद्धिक शक्ति भी है, क्योंकि उनके पास बल भी है, शारीरिक मानसिक बल भी है, और उनके पास धन भी है। वह वर्ग जिसके पास भौतिक उत्पादन के साधन है, मानसिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है। यह बुजुर्गा वर्ग अतिरिक्त मूल्य को भी हड़प लेता है, अर्थात जो मेहनत करते हैं, जो चीज़ जितने की बनती है, जब वो बाज़ार में आती है तो उससे कई गुना अधिक आती है, और उनको जो मूल्य मिल रहा है वो बहुत मिनिमम, बहुत कम मिल रहा है। सर्वहारा वर्ग के शोषक का आधार बनता है। परिणाम स्वरूप एक वर्ग तो धनी होता चला जाता है, और दूसरा वर्ग दिन प्रतिदिन गरीब और भुखमरी से ग्रसित होता जाता है। और जब अत्याचारों को सहने की उनमें सीमा नहीं रहती, तब वे संगठित होकर इनके विरुद्ध विद्रोह आरंभ करते हैं, और यही वर्ग संघर्ष है।
मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के प्रति होने वाले अन्याय को महसूस किया एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवादी व्यवस्था का एक न एक दिन अवश्य विनाश होगा, क्योंकि पूंजीपति के विनाश के बीज उसमें ही मौजूद हैं। सर्वहारा वर्ग को अपने सभी अधिकार मिलेंगे, तब साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। ऐसे वर्ग विहीन समाज में मानव अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करेगा और उसे प्रतिफल भी उसके श्रम के अनुसार मिलेगा। यानी वो चाहते थे कि आगे ऐसा एक समाज आएगा जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मार्क्स ये भी मानते थे कि दोनों वर्गों की एक दूसरे की आवश्यकता है, दोनों वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता है। जैसे आप सोचिए, जो निर्धन है या जो श्रमिक हैं, किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं, यदि उनके घर पे किसी उनके बच्चे का विवाह है या उनके यहाँ कोई बीमार है या कार्य करते समय उनके कोई शारीरिक क्षति पहुंच गई और ऐसे में यदि मालिक उनकी मदद करता है, तो वो उस थोड़े से लाभ से ही और प्रसन्नचित्त होकर उनके साथ काम करेंगे। तो मार्क्स कहते हैं कि दोनों वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता है। यदि वो काम नहीं करेंगे तो उनका उत्पादन नहीं बढ़ेगा और वो पैसा नहीं देंगे तो उनका कार्य नहीं चलेगा। लेकिन पूंजीपति अपने निहित स्वार्थ के लिए इन्हें कम वेतन देता है और ये भूल जाते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, सामान्य आवश्यकताएं, वो भी पूरा नहीं करता। वो भूल जाता है कि यदि श्रमिक अपना कार्य करना बंद कर दें तो कल कारखाने बंद हो जाएंगे, एवं यदि पूंजीपति श्रमिकों को काम न दें तो उनका स्तर गिरेगा एवं वो भूखे मरेंगे। इसीलिए वो ये महसूस करते हैं कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। और अब क्या है, श्रमिक संगठन बन गए, सब एक दूसरे के साथ अपनी बात बांट सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इसीलिए पूंजीवाद में अपने विनाश के बीच स्वयं मौजूद है, या ये कहा जा रहा है कारण में कि पूंजीवाद की प्रकृति आत्मनाशी है। इस तरीके का कोटेशन के रूप में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि पूंजीवाद की प्रकृति आत्मनाशी है, वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है। इसलिए ये कुल मिलाकर इस तरीके के पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। श्रमिकों का अपने लाभ के लिए शोषण, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उत्पादन, अतिरिक्त मूल्यों का संचय, श्रमिकों में बढ़ती बेरोजगारी एवं निर्धनता और संचार के साधन का विकास, श्रमिकों में संगठन व सहयोग की भावना का उदय। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो संघर्ष में तीव्रता लाने और पूंजीपतियों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। तो आप लोग ये कार्ल मार्क्स एमए के विद्यार्थी भी